हेडिंग क्या बना लिया, बोलो। GST रिकॉन्सिलिएशन, यस रिकॉन्सिलिएशन, हेडिंग बनाओ रिकॉन्सिलिएशन। ये रिकॉन्सिलिएशन जो वर्ड है ये तुम लोग पहले भी सुना है, यस यानी आता ही होगा रिकॉन्सिलिएशन। अभी BRS, ठीक है, क्लास 11 में तुम लोग सीखा होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसी तरह होता है एक्चुअली में। चैप्टर बहुत इजी है, BRS भी इजी ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी BRS बहुत जन को क्या लगता है, टफ। हाँ, लेकिन टफ इसलिए लगता है ना क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। वेल, हम आज एक ये समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें 100% समझा पाऊंगा, क्योंकि टॉपिक क्या है, बहुत ही इजी। हम लोग कॉस्ट सीख रहे हैं, तो कॉस्ट में देखो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट का कैलकुलेशंस होता है ये दो तरह से होता है। प्रॉफिट का कैलकुलेशंस दो तरीका से। एक, हम लोग कॉस्ट बना रहे हैं तो तुम लोग कॉस्ट शीट बनाता होगा, ठीक है, तो कॉस्ट शीट में भी तो लास्ट में याद है, लास्ट में कैलकुलेशंस करके क्या निकलता है, प्रॉफिट तो निकलता ही है कॉस्ट शीट में। और एक और तुम लोग अकाउंट्स तो सीख के ही आया है, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, तो अकाउंट से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। दिमाग में ये रखना है कि जब हम लोग अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम ट्रेडिंग PL एक ही साथ बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं, पूरा तो अभी फाइनल अकाउंट नहीं सिखा रहा है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, परचेज यहाँ लिखते हैं, सेल्स बाई साइड लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर यहाँ पे वो वेजेस और भी बहुत सारा खर्च हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कैरेज इनवर्ड वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारा ही खर्च होता है। प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या फाइंड करते थे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फिर क्या बनाते हैं, PL। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ पे उतर जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, याद है। फिर यहाँ पे टू साइड में हम लोग बहुत सारा खर्च लिखते थे, डेप्रिसिएशन आता था, रेंट आता था, इलेक्ट्रिसिटी आता था, सेलिंग ओवरहेड आता था, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ सकता है, ठीक है, मतलब बहुत सारा खर्च होता था। हम सारा नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये सब जो खर्च है ये सारा का सारा अकाउंट्स लिखता है, ठीक है। और इनफैक्ट अकाउंट्स बाई साइड में भी कुछ कुछ लिखता था। क्या लिखता था बाई साइड में, अब बोले कि बाई डिविडेंड रिसीव्ड, बाई डिविडेंड रिसीव्ड, बाई कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तुम बस ये याद रखो कि हम जो और यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या निकल जाता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स जो है वो अपना नेट प्रॉफिट निकालता था। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बाई साइड जो लिखा हूँ, बाई साइड में क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ ना कॉस्ट कंसीडर नहीं करता है। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी याद होगा, मैं कॉस्ट शीट जब बनाता था तो याद है, पहले कॉस्ट शीट बनाने के टाइम हम लोग क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह करके सबसे पहले क्या निकलता था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब इसमें हम लोग ऐड करते थे डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे। ये सब कुछ ऐड करके आता था मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या ऐड करते थे, वर्क ओवरहेड, मतलब वर्क कॉस्ट निकालते थे, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह वगैरह ऐड करते थे, वर्क कॉस्ट आता था। वैसे कैलकुलेशंस कर करके हम लोगों का लास्ट में प्रॉफिट आता है, ठीक है। मैं रिकॉन्सिलिएशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कॉस्ट का प्रॉफिट और अकाउंट्स का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट क्या हो सकता है, डिफरेंस, दोनों डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस क्यों होगा वो कौन बताएगा,
रिकॉन्सिलेशन। समझ में आ रहा है बात कि रिकॉन्सिलेशन चैप्टर क्या है? रिकॉन्सिलेशन चैप्टर का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट का प्रॉफिट और अकाउंट्स का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है, और डिफरेंस क्यों है ये हम लोगों को पता चलेगा रिकॉन्सिलेशन से। बस यही रिकॉन्सिलेशन का काम है। समझ में आ गया? अब ये जब हम लोग लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या, डिविडेंड रिसीव, अकाउंट्स जैसे डिविडेंड रिसीव को रिकॉर्ड करता है, लेकिन कॉस्ट डिविडेंड रिसीव को रिकॉर्ड नहीं करता। कमीशन अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करता। मेरा बात ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो है ये अकाउंट्स का क्या है, डेबिट साइड, और ये क्या है, क्रेडिट साइड। अगर कोई भी चीज, अकाउंट्स का क्रेडिट मतलब क्या है, ये इनकम साइड, ठीक है। अकाउंट्स में ये तीन चीज की वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस। क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम। अगर क्रेडिट साइड में ये तीन चीज है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या होगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनकम साइड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि डेबिट साइड से कोई भी चीज, डेबिट साइड से कोई भी चीज अगर अकाउंट्स ज्यादा लिख दिया है, अकाउंट्स ज्यादा लिख दिया है, दैट मीन्स उसका खर्च ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया है, तो प्रॉफिट क्या हो गया है, कम। समझ में आ रहा है बात? अब हम इन दोनों को एक बार मैच कर रहे हैं, ध्यान से देखो। रिकॉन्सिलेशन में तुम सीखेगा, वो क्या सीखेगा वो सुनो। कंसेप्ट सेम है, तुमको इसमें जो डेबिट क्रेडिट को लेके बोला है ना, इसमें भी तुम वही सोचना, डेबिट क्रेडिट सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक 50 है, लेकिन कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक 45 है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 50, कॉस्ट के अकॉर्डिंग 45। तो तुम ये सोचो, अकाउंट्स का अगर हम पहले बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक किसका ज़्यादा है, ये बताओ। अकाउंट्स का ज़्यादा है या कॉस्ट का ज़्यादा है, अकाउंट्स का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा हूँ मैं या डेबिट साइड में लिखा हूँ, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब क्या हो रहा है, इनकम साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है अकाउंट्स का, तो मुझे सिर्फ ये बताओ थोड़ा सोच के कि प्रॉफिट किसका ज़्यादा हुआ होगा, अकाउंट्स का या कॉस्ट का। समझ में आ रहा है बात? अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, कितना ज़्यादा हुआ होगा, दैट्स इट, खत्म, रिकॉन्सिलेशन हो गया, रिकॉन्सिलेशन खत्म। इतना ही सोचना है रिकॉन्सिलेशन, इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है तुमको। अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है, 5। अब अगर मैं ये बोलूँ, ध्यान से सोचिएगा, इतना समझ में आ गया ना, 95% खत्म है, यहीं पे 95% खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया है, 5। मैं क्वेश्चन में क्या करूँगा, अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, ठीक है। अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, कितना, ये जो भी है 50 रुपया। और मैं अगर तुमको ये बोलूँ, एक मिनट, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 45, अकाउंट्स का कितना है, 50। अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना रुपये से भरा हुआ है, 5। सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन में अकाउंट्स का प्रॉफिट तुमको दे दिया, अकाउंट्स का प्रॉफिट दे दिया, अकाउंट्स का प्रॉफिट बोला हूँ 100 रुपया, ठीक है। और अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे बताओ कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है, तो तुम ये वाला चीज़ से तुमको क्या समझ में आ रहा है, अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 50, कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 45। तुम ये बात बोल पाया कि अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा। कितना रुपया ज़्यादा है, 5। अगर अकाउंट्स का प्रॉफिट 5 रुपया ज़्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा, कितना कम होगा, तो 100 में से कितना माइनस हो जाना चाहिए, हो गया, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। यही करना है रिकॉन्सिलेशन। समझ में आ रहा है बात? तुम्हें कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है कि इससे इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा।
भैया एक बार फिर से समझा दीजिए, किसी और को चीज़ को लेके क्लोजिंग स्टॉक को एक तो क्रेडिट साइड में ले लिए, एक तो डेबिट साइड में लेके समझा दीजिए प्लीज़। ठीक, सुनो ध्यान से। सेलिंग ओवरहेड, ये क्या सेलिंग है? अकाउंट्स बोला मेरा सेलिंग ओवरहेड 30 रुपीज़ है। कितना है? 30। कॉस्ट बोला मेरा सेलिंग ओवरहेड 25। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड कितना है? 25। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। अकाउंट्स बोल रहा है मेरा सेलिंग ओवरहेड के ऊपर खर्चा हुआ है 30 रुपया। खर्चा हुआ है, खर्चा डेबिट साइड है, खर्चा हुआ है कितना? 30 खर्च हुआ है। कॉस्ट बोल रहा है मेरा खर्च कितना हुआ है, लेकिन ये खर्च हुआ है। बताओ प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? समझ में आ रहा है बात? कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका खर्च क्या हुआ? वो तो क्लोजिंग स्टॉक का उल्टा था, वो तो इनकम था। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम जिसका ज्यादा था उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो कॉस्ट का यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका खर्च कितना है? कम है। तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम होगा। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि अकाउंट्स का प्रॉफिट है 50 रुपया, मान लो अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना है? 50। अब मुझे बताओ कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होगा। तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना है? 50। तुम बोल रहा है कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? इसका खर्च कितना हुआ है? कम। तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। कितना ज्यादा होगा? 5 रुपया। तो इसका प्रॉफिट मैंने कितना बोला? 50। इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा 5 रुपया, तो इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 55, 55। खत्म। समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक खर्च है, अकाउंट्स बोल रहा है 30, कॉस्ट बोल रहा है खर्च उसका कितना है? 25। किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? कॉस्ट का। इसका मत बोले, इसका मतलब नहीं, इसका नहीं, कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होगा? ज्यादा होगा। कितना से ज्यादा होगा? 5। अकाउंट्स का प्रॉफिट अगर 50 है तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो ज्यादा होगा। कितना से ज्यादा होगा? तो मैंने 5 रुपये ऐड कर दिया, 55। समझा रहा बात? तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में 2 बात दिया रहेगा, या तो अकाउंट्स का प्रॉफिट दे देगा या तो कॉस्ट का प्रॉफिट दे देगा। ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितना था? 55। तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना होगा? तो और तुम देख रहे हो कॉस्ट अगर कम लिखा है खर्च, तो इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा। तो अकाउंट्स अगर खर्च ज़्यादा लिखा है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? कम। इसका मतलब कॉस्ट से मुझे अकाउंट्स में जाना है तो इसका प्रॉफिट तो कम होगा ना, 5 रुपया। तो 55 में से 5 माइनस होगा। मैं बोलना चाहता हूँ अकाउंट्स का प्रॉफिट से कहाँ आया जा सकता है? कॉस्ट का प्रॉफिट। कॉस्ट का प्रॉफिट से भी कहाँ जाया जा सकता है? अकाउंट्स का प्रॉफिट। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि अकाउंट्स ये सब चीज को कंसीडर करता है, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब, ये 3 चीज कंसीडर करता है। जो भी पीएल के बाई साइड में आता था ना, इंटरेस्ट बोल सकता है, मैं डिविडेंड रिसीव्ड बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड। तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि ये सब चीज कॉस्ट कंसीडर नहीं करता। पीएल के बाई साइड में जो आता था वो कॉस्ट कंसीडर नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? ये तुमको कॉपी में क्या करना है? बहुत ही अच्छे से लिख लेना है, समझा? और ये वाला तो बहुत ही अच्छा से लिखना, और ये डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट, और ये लिखने के लिए हम तुमको पूरे को पूरे 5 मिनट देंगे। कितने मिनट देंगे? 5 मिनट। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी लिखेगा। मेरा बुक का पेज नंबर 99 रिकॉन्सिलेशन बोल के हेडिंग होगा। देखो रिकॉन्सिलेशन सीयू में जो क्वेश्चंस आया है वो सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है। ठीक है, तो वो सब सारा सम्स कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन आया था। और एक बात तो गजब है, देखो सेम क्वेश्चन फिगर टू फिगर 2007 में भी आया और फिर 2013 में भी आया। अब क्या ठीक 2022 में भी आ जाए? कोई ठीक तो है नहीं। ठीक है, 2022 में भी दिखा, सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 आओ, क्वेश्चन 4 करते हैं। 2007 या फिर 2013 का क्वेश्चन। अच्छा, फॉर्मेट कैसा होगा? फॉर्मेट भी यार इसकी तरह ही है, लिख लो ऊपर में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये काम है कि मेरे को क्वेश्चन में देखना है कि मेरे को अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया है या कॉस्ट का प्रॉफिट दिया है। अच्छा, मैं एक फॉर्मेट दे के तुमको याद भी करा सकता हूँ, वो मेरा बुक में दिया हुआ भी है, ठीक है, फॉर्मेट, लेकिन वो याद नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग समझ के करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। क्योंकि याद करने का क्या है, ऊपर में अगर तुम कॉस्ट रख रहे हो, फिर ऐड में क्या क्या आता है, लेस में क्या लिखा है, सारा लिखा हुआ है, तुम अगर वो याद कर लेगा, याद करके कोई समझ तो बनता नहीं है, याद करने का कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट ही समझो, याद करके कुछ नहीं होगा, और ये इजी है बहुत। चलो अब क्वेश्चन देखो, सब रेडी है? तो क्वेश्चन में देखो, ट्रेडिंग पीएल बना के थोड़ी ना दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, लेकिन एक जगह क्या दिख रहा है, एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड दिख रहा है, यानी फिनेंशियल रिकॉर्ड मतलब किसके अकॉर्डिंग, अकाउंट्स, और एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो दोनों का प्रॉफिट मालूम है क्या तुमको? क्वेश्चन में देखो, खोजो, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, दोनों का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब अकाउंट्स का भी प्रॉफिट है और कॉस्ट का भी प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हाँ और इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे आंसर पता चल गया। अगर मैं कॉस्ट का प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, अकाउंट्स का प्रॉफिट। अगर मैं अकाउंट्स का प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, कॉस्ट का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके मतलब गलती होने का चांसेस क्या हो गया, बहुत ही कम, क्योंकि अगर जिसको नहीं भी आएगा वो इधर उधर प्लस माइनस करके वो निकाल ही देगा, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा सेफ हो जाता है अगर ये दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है तो, ठीक है। चलो करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, अकाउंट से स्टार्ट करें, अकाउंट्स का प्रॉफिट से स्टार्ट करके कॉस्ट का प्रॉफिट पे चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट अकाउंट्स करते हैं, वैसे तुम उल्टा भी कर सकता है, कॉस्ट का प्रॉफिट से स्टार्ट करके अकाउंट्स का प्रॉफिट, ऐसे भी कर सकता है, बट हम अकाउंट्स का प्रॉफिट लेते हैं। हम लिख रहे हैं, सबसे पहले मेरे को एक प्रॉफिट जो दिया है वो लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड, मेरे साथ ही करो, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड। देखो फटाफट क्वेश्चन में फिनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 40,600, तो हम यहाँ पे लिख दिए 40,600, 40,600 लिखा सर, 40,600। अब कुछ कुछ ऐड में लिखा जाता है और कुछ कुछ लेस में लिखा जाता है, तो हम एक ऐड और एक लेस लिख लिए। चलो अब पहला देखते हैं। अब देखोगे कैसे, यहाँ पे तो कुछ स्टेटमेंट बोला नहीं है, एक एक करके देखो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखा सबको, क्लोजिंग स्टॉक। अब याद करो, ये लो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट अभी अभी बनाए थे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, बाई साइड या टू साइड, बाई साइड, तो वो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक आता है, मतलब इनकम है वो, ठीक है। अब देखते हैं किसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा उसी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा। फटाफट देखो तो किसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, कॉस्ट का, कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। हम लोग प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लिखे हैं, अकाउंट्स का। अब सोचेंगे, सोचो, कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक, तो अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम, सीधा बात है कम, क्योंकि कॉस्ट का तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक क्या होना, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए,
ज़्यादा, तो पक्का बात है कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 400, डिफरेंस आ रहा है माइनस करके 400, तो 400 से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्लस में लिखोगे या माइनस में लिखोगे? बोलो। हाँ, तो प्लस में लिखो। बोल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आया, नींद में है क्या तुम लोग? हाँ, अरे तो अभी तो समझाए, तुम कितना लेट है, इतना तो वापस समझा दिया पूरा। हेले, प्रॉफिट बोल रहा है ज्यादा होगा, तो ज्यादा कैसे होगा? लेस करके या ऐड करके? लिखना देखो क्या, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, तो लिखो ओवर वैल्यूएशन। और क्या, किसके अकॉर्डिंग ज्यादा है? कॉस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपये, 400। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपया। लिखे? चलो अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। गलती मत करना, रेडी? तो सब मेरे साथ रहेगा। फैक्ट्री एक्सपेंस, अकाउंट्स बोल रहे हैं उसका फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या हो रहा है? खर्च। इसका एक्सपेंस 24,260 है और कॉस्ट का 21,000 है, तो ये एक्सपेंस है। अब मुझे अकाउंट्स का प्रॉफिट मालूम है, तो अकाउंट्स का ज्यादा एक्सपेंस है या कम एक्सपेंस? ज्यादा। अकाउंट्स का प्रॉफिट मालूम है तो अकाउंट्स को लेके सोचो। हाँ, अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है। अगर अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा होगा तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या होगा? कम। यानी अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा? इसका मतलब ज्यादा, तो फिर से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कॉस्ट का प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो हम लोग ऐड में लिखेंगे या लेस में लिखेंगे? ऐड में, क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना है, तो फिर से ऐड में लिखेंगे। लेकिन अब इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, सुनो ध्यान से। जो ज़्यादा लिख दिया, मेरा बात ध्यान से सुनेगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जो ज़्यादा लिख दिया वो हो गया ओवर रिकवर्ड, मतलब एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा कर लिया, ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, या फिर ओवर रिकवरी। जो कम लिख दिया उसको क्या बोलेगा? अंडर रिकवरी, ठीक है, या फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम यहाँ पे ओवर अंडर दोनों लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाएगा, ओवर लिख दिया, कभी अंडर लिख दिया, ऐड फैड क्या कर रहा है? अरे समझो, ज्यादा कौन लिखा? ज्यादा कौन लिखा? अकाउंट ज्यादा लिखा है या कॉस्ट ज्यादा लिखा है? अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स ज्यादा लिखा तो हम यहां पे अगर लिखूंगा ओवर एब्जॉर्ब्ड इन अकाउंट्स, इसी बात को मैं पता है कैसे लिख सकता हूं? अंडर एब्जॉर्ब्ड इन, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, तो मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं। अरे ओवर, अरे यार एक में ओवर लिख दे रहा है, एक में अंडर लिख दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम है। तो तुम ओवर अंडर में ये कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कितना डिफरेंस था इसका? 3,260, 3260, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस दिखा, सब नहीं लिखा क्या अभी तक? मेरे साथ रहो ना। ओवर एब्जॉर्ब्ड इन अकाउंट्स 3260 लिखा। उसके बाद देखो क्या है, ऑफिस एक्सपेंस खुद से करेगा क्या? अकाउंट्स कितना बोल रहा है खर्च? 10,680। कॉस्ट कितना खर्च बोल रहा है? 10,000। यानी कॉस्ट का खर्च कम है, तो कॉस्ट का खर्च होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। यानी ये भी क्या होगा? प्लस। प्लस में लिखो कितना ऐड होगा? 680। ओवर एब्जॉर्ब्ड इन, अब तुम इसको बोलेगा और अच्छा से लिखना है तो खर्च का नाम लिख दो,
यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेलिंग एक्सपेंस ओवर एब्जॉर्ब। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस था तो ऑफिस एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसका नाम लिख दो। और क्या 680 680 लिखा। उसके बाद ये क्या किया हम लोग, सेलिंग एक्सपेंस किए ना, ऑफिस किए। ऑफिस के बाद क्या करेंगे, सेलिंग। तो सेलिंग देखो, सेलिंग अकाउंट्स बोल रहा है, उसका सेलिंग एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस ही है, खर्च ही है। तो सेलिंग एक्सपेंस बोल रहा है अकाउंट्स 14,200 और कॉस्ट क्या बोल रहा है, इस बार कॉस्ट ज़्यादा बोल रहा है। तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा तो कहाँ लिखना पड़ेगा, लेस में। लिख दो फटाफट। अब यहाँ पे अगर तुम अंडर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अकाउंट्स, और ओवर लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉस्ट। जो तुम्हारा मन, समझो कि लिखना कैसे है। ओवर एब्जॉर्ब्ड इन अकाउंट्स लिखे हम। तुम अगर अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब इन अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, कॉस्ट है ना। कॉस्ट कितना है, 800। समझा, आगे अपने मन से लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक चीज को डिफेक्ट किए तो उसी को इसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 2200। अकाउंट्स बोल रहा है 2200 डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट क्या बोल रहा है 1600 डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन तो खर्च है, तो कौन वो किसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम। कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा, तो इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना है तो क्या कर देंगे, प्लस। प्लस में लिखो कितना ज़्यादा है, 600। ज़्यादा कौन लिखा था, अकाउंट्स ना। चलो हम ओवर ऑब्जर्व भी लिखते हैं। कितना रुपया है, 600 600 ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, ये लो रेंट रिसीव। अब सोचो तो पीएल में रेंट रिसीव्ड कहाँ जाता है, रेंट रिसीव्ड बोला है, पेड नहीं। अगर पेड होता तो कहाँ जाता है, टू। रिसीव मतलब क्या हो रहा है, इनकम। तो इनकम पीएल में कहाँ जाता है, बाई साइड। लेकिन रेंट रिसीव्ड पीएल के बाई साइड जाता है। इसका मतलब कॉस्ट उसको रिकॉर्ड करता ही नहीं है, अकाउंट्स बोल रहा है उसका एक इनकम हुआ है, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा। कॉस्ट बोल रहा है वो मेरा इनकम है ही नहीं, हम लिखिएगा क्यों। तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ है, कम। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट का प्रॉफिट। तो कॉस्ट का प्रॉफिट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है वो। तो वैसे तो फिर क्या कहाँ लिखेगा, इसको माइनस में लिखो। रेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। कितना रुपया था ये, 5200। समझा। चलो अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके बोलो कितना आया है, इन चारों को। फोर नाइन फोर जीरो। अब इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को, 40,600 और 4940। 45540। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये तो 6000 आएगा। माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। मेरे हिसाब से 39540 आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, वो तो आना ही चाहिए। वो आएगा तभी तो समझेंगे कि हाँ सही है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहता है तो यही फायदा है। हाँ, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो 5, और 5 में से क्या चाहिए, 5।
हाँ ये तो इजी, ये देता है इसके साथ टू कॉस्ट बुक कीपिंग, तो दोनों दे दिया तो 10 में से 10। कॉस्ट बुक कीपिंग भी तो इजी है ना, 10 या दोनों में कभी कभी ऑप्शन दे देता है, कॉस्ट बुक कीपिंग या फिर रिकॉन्सिलेशन, अच्छा ही है, दोनों ही चैप्टर इजी है। ये हम लोग कर लिए 2007 और 2013 का क्वेश्चन। अब भी हम लोग एक क्वेश्चन खुद से करेंगे ना प्लीज। अच्छा ठीक है, 2009 का क्वेश्चन करो। अब देखो 2009 का क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं या फिर हम ही करें? चलो हम ही करें क्या, हाँ थोड़ा टाइम भी कम है आज। 2009 उसके 5 ही तो है, क्वेश्चन में 5, चलो आओ हम ही करते हैं, मेरे साथ ही कर लो कि आज थोड़ा टाइम कम है। हाँ आज कॉलेज जाना है, आज वाइवा का एग्ज़ाम है। छुट्टी कैसे दे देंगे? छुट्टी नहीं देंगे, सुबह 5 बजे भी बुला के पढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो सुबह 5 बजे बुला के पढ़ाएंगे। ट्रेन चलता है सुबह 4 बजे से, कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, आधा घंटा से स्टेशन में। 4:30 बजे से सबसे पहले ट्रेन है सुबह, हावड़ा से ट्रेन है 4:10 सुबह में, 4:10 में हावड़ा से ट्रेन है। और सबसे उधर से अप डाउन में ट्रेन है सबसे पहले बैंडे लोकल 3:52 में, 3:52 में, ठीक है। ये सब बहाना मेरे पास नहीं चलेगा, वो भी नहीं तो जिसको पढ़ना तो पैदल भी आ जाए, वो तो पैदल भी आ जाएगा, वो तो पटरी आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक तो इस बार क्या किया ना, उसमें क्या किया था याद है, उसमें दोनों खर्च लिख दिया था। इसमें क्या क्या अकाउंट्स बना के दे दिया है, अकाउंट्स देखो बना के दे दिया ना, ट्रेडिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? ट्रेडिंग पीएल कहाँ बनता है? कॉस्ट तो कॉस्ट शीट बनाता है, ट्रेडिंग पीएल तो ही ना बनाता है, नहीं ऊपर 5 नंबर, तो ट्रेडिंग पीएल बना हुआ है, तो मेरे को प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट कितना है 31,000, यानी मेरे को अकाउंट से कहाँ जाना है? कॉस्ट में, तो लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, ये मेरे को दिया हुआ है 31,000, तो हम लिख दिए 31,000, यहाँ लिख दिए 31,000। अब कुछ ऐड में जा सकता है, कुछ लेस में भी जा सकता है, तो ऐड और लेस, रेडी, जल्दी करो। चलो पहला देखते हैं, नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर ए देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिखा, कॉस्ट बोला है, नीचे का इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग दिया है? देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर द कॉस्ट रिकॉर्ड, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000। अकाउंट्स का आप क्लोजिंग स्टॉक खोजो फटाफट, अकाउंट्स का जो ट्रेडिंग पीएल बना के दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा सबको 2,000, तो अकाउंट्स बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 2, कॉस्ट बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 4, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड, इनकम साइड, तो किसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा उसी का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे मेरे को किसका प्रॉफिट मालूम है? अकाउंट्स का, फाइंड करना है कॉस्ट का प्रॉफिट, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है, 2,000 रुपया ज्यादा है, यानी प्रॉफिट भी 2,000 से ज्यादा होगा, तो ऐड में लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन अकाउंट्स, नहीं इन अकाउंट्स नहीं, क्या था? इन कॉस्ट, कितना ज्यादा था? 2,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग दिखा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑन डायरेक्ट वेजेस, बोला डायरेक्ट वेजेस जितना भी है उसका 150% क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट में।
अब फटाफट हम देखेंगे मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है, 20,000। तो 20,000 के 150% कितना होता है, 30,000। यानी कॉस्ट बोल रहा है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है, 30,000। अब अकाउंट्स का खोज लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है, 24,000। तो अकाउंट, ये तो खर्च है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो खर्च है, अकाउंट्स का खर्च बोल रहा है 24,000, कॉस्ट का खर्च बोल रहा है 30,000। तो दोनों में से किसका खर्च ज्यादा है, खर्च अगर ज्यादा है कॉस्ट का, तो प्रॉफिट भी कॉस्ट का क्या होगा, कम, क्योंकि उसका खर्च क्या ज्यादा, तो उसका प्रॉफिट कम होगा। कितना से कम होगा, 6,000 से। तो माइनस में लिखेंगे, तो लेस में जाके लिखो ओवर एब्जॉर्ब्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन कॉस्ट 6,000। ठीक है, आगे बढ़ूं। यह हो गया बी नंबर। अब करते हैं सी नंबर। सी नंबर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सब कुछ लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को लेके कॉस्ट बोल रहा है 10% ऑन सेल। सेल देखो तो कितना है, 1,43,000। तो 1,43,000 का 10% 14,000। ये कौन बोल रहा है, कॉस्ट बोल रहा है 14,300 खर्च है। अब अकाउंट्स का खर्च देखते हैं फटाफट। एडमिनिस्ट्रेटिव का 10 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 16, तो टोटल कितना हो रहा है, अकाउंट्स बोल रहा है 26,000। तो इसका मतलब अकाउंट्स का खर्च क्या है, अकाउंट्स का खर्च क्या है, ज्यादा, कॉस्ट का खर्च कम। तो अकाउंट्स का खर्च अगर ज्यादा है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम। कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, तो मुझे तो कॉस्ट के पास जाना है, तो ऐड करेंगे। तो ऐड में लिखो ओवर वैल्यू, ओवर एब्जॉर्ब अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा, अकाउंट्स। अंडर एब्जॉर्ब लिखेगा तो क्या लिखेगा, कॉस्ट। under absorbed of administrative, selling and distribution। कितना है ये, माइनस करके कितना आ रहा था, 9,700। माइनस करो ना, 11,700, 11,700। लेकिन ठीक है, 31 और 26 कितना होता है, 57, 259, ठीक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा 11,700। आगे देखते हैं, नंबर ये कितना था, सी। उसका नंबर डी, कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, 2,400। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, 2,000। तो ये तो खर्च है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट्स क्या किया है, कम लिखा है, अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा। कॉस्ट ज़्यादा डिप्रिसिएशन लिखा है, तो उसका प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा, माइनस में। लिखो डिप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट, कितना ज़्यादा लिखा था ये, 400, 400 लिखा। और कुछ है, पीएल के 22 शेयर वाले, और तो कुछ नहीं है। इसको ऐड करके कितना आएगा, 13,700। इसको इसके साथ ऐड कर दो, 44,700। इन दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा, 6,400।
38,000 होगा ना, 38 होगा, ठीक कर लो तो 38,300 ये किसके अकॉर्डिंग आया प्रॉफिट? प्रॉफिट एज पर, समझा? अब बना पाएगा तो सम्स, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन क्या करें, सैटरडे वाला एग्जाम ये भी ऐड कर दें? हाँ क्यों, इजी है तो। अच्छा सुनो, ये हम तुमको कितना करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए, 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 मिला, हाँ 6, मतलब 4-5 कराए ना हम, तो 6 है। उसके नीचे देखो 2012, 6 नंबर किसका है, 2012 का क्वेश्चन है। उसके नीचे है 2013 का क्वेश्चन, उसके नीचे है 2015 का क्वेश्चन, उसके नीचे बस इतना ही है, तो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। वो नीचे ईयर एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, एंड एकदम लास्ट में, हाँ तो ठीक ही तो है। 2013 में भी तो सेम ही लग रहा है ना, दिया हुआ था। ओ अच्छा, एक का नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन फिगर तो करीब करीब सेम ही है, फिगर्स तो सेम ही है, ठीक है। सारा का सारा स्कैनर क्या दे दिए, होमवर्क आज कौन सा डे हो गया, हाँ पूरा स्कैनर होमवर्क, रिकॉन्सिलेशन पूरा स्कैनर क्या चला गया, होमवर्क, ठीक है। चलो ये रिकॉन्सिलेशन भी खत्म।